हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विस्कोसिटी जो चैप्टर्स चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट यानी स्टोक्स लॉ के बारे में बात करेंगे और हम लोग एक नया चीज़ के बारे में जानेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी। तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि जो लिक्विड होता है, लिक्विड्स का लेयर्स के बीच में इंटरनल फ्रिक्शन होता है जिसको और जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं और उसका जो वैल्यू होता है वो हम लोग पिछले दिन लिखे थे कि एफ इक्वल्स टू ईटा ए डी डी एक्स डी वी डी जेड ऐसे। तो हम लोग आज क्या करने वाले हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई भी लिक्विड्स के अंदर कोई भी फ्लूइड्स के अंदर मूव करता है तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगने वाला है। क्यों लगने वाला है? मान लेते कि हमारे पास एक लिक्विड है इतना ऐसे, ठीक है। इस लिक्विड में अगर कोई ऑब्जेक्ट, मान लेते हैं कि बॉल है, स्फेरिकल बॉल, वो ऐसा मूव कर रहा है तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा क्योंकि जो लिक्विड है वो जो लेयर है आपस में रिलेटिव मोशन नहीं चाहते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव मोशन करवा रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं। तो इसके ऑपोजिट साइड में, मूवमेंट का ऑपोजिट साइड में एक विस्कस फोर्स लगने वाला है, ठीक है। और विस्कस फोर्स क्या होगा, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि एयर मीडियम में ये बॉल मूव करेगा तो उसका विस्कस फोर्स कम होगा, अगर हनी के अंदर मूव करेगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसका ज़्यादा है तो इसके ऊपर लगने वाला विस्कस फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है? स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई लिक्विड्स के अंदर एक बॉल मूव कर रहा है, स्फेरिकल बॉल, इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर रेडियस का स्फेरिकल बॉल मूव कर रहा है, वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये जो लिक्विड है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला एक लिक्विड्स में एक बॉल वी वेलोसिटी में मूव कर रहा है और बॉल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ इट इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। मतलब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स का एक्सप्रेशन ऐसा होगा। तो क्लियरली हम लोग देख सकते हैं जो फोर्स क्या होगा, ईटा के साथ रिलेटेड है। अगर ईटा ज़्यादा होगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो भी ज़्यादा होगा। ये क्वाइट नेचुरल। अगर छोटा बॉल होगा तो उसका जो फोर्स लगेगा, ज़्यादा बॉल होगा तो उसको ज़्यादा फोर्स लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसका लेयर को, तो वहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगा, इंटरनल फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स। और वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा। समझ में आ रहा है ना? जितना हम लोग ईटा बढ़ेगा उतना ही फोर्स भी बढ़ेगा, आर बढ़ने से भी फोर्स बढ़ेगा, वी बढ़ने से भी फोर्स बढ़ेगा। और एग्जैक्टली ये जो फार्मूला है 6 पाई ईटा, ये एक्सपेरिमेंटल फार्मूला है, एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो उसको हम लोग डिराइव करते हैं कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम लोग और एक बार स्टेटमेंट को देख लेते हैं। विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ रेडियस आर मूविंग विथ वेलोसिटी वी इनसाइड ए लिक्विड हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ईटा इज दिस। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इसको हम लोग डिराइव करते हैं। डायमेंशन एनालिसिस के ऊपर हम लोग इस फार्मूला को डिराइव करेंगे। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं डेरिवेशन बाय डायमेंशन एनालिसिस, इसको लिखना पड़ेगा, डायमेंशन एनालिसिस। अब यहाँ पे क्या कहना है, देखो डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, जो विस्कस फोर्स है उसको हम लोग मान लेते हैं कि किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि इसका विस्कस फोर्स ईटा के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ईटा के ऊपर डिपेंड तो करेगा लेकिन कैसे डिपेंड करेगा वो पता नहीं है। मान लेते हैं कि फॉर्मूला हम लोगों को पता ही नहीं, तो ईटा टू द पावर ए मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर बी और एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू वी टू द पावर सी। विस्कस फोर्स इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। हम लोग एक आइडिया है कि ऐसा हो सकता है। करेगा नहीं करेगा वो बाद में देखेंगे। अगर नहीं करेगा तो पावर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अगर करेगा तो कैसे करेगा, वो पावर आ जाएगा डायमेंशन एनालिसिस से। तो हम लोग मान लेते हैं कि ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी, वी टू द पावर सी। हमें पता नहीं वो कैसे वेरी करेगा, आर स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल या फिर आर स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग एक मान लेते हैं। तो तीनों मिला के क्या होगा, तीनों मिला के बनेगा एफ इज इक्वल्स टू ए कॉन्स्टेंट ईटा टू द पावर ए, आर टू द पावर बी और वी टू द पावर सी। अब डायमेंशन डालना पड़ेगा। अब ईटा का डायमेंशन क्या होगा वो कैसे पता करेंगे, वो तो हम लोग पिछले दिन का इक्वेशन से पता कर सकते हैं
क्या था, एफ इज इक्वल टू ईटा ए डी वी डी जेड। तो यहाँ से अगर लिखेंगे ईटा तो क्या होगा, एफ डी जेड बाई ए डी वी। एफ का डायमेंशन क्या है, एम एल टी माइनस 2, डी जेड मतलब लेंथ, ए मतलब एल स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब एल टी टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ पे एल और एल तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एम एल टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। ये होगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। तो उसको यहाँ पे डालते हैं। ईटा का डायमेंशन क्या होगा, एम एल माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 1, उसका टू द पावर ए, आर मतलब कोई लेंथ है तो लेंथ टू द पावर बी, वी मतलब एल टी माइनस 1 टू द पावर सी। और फोर्स का डायमेंशन क्या है, एम एल टी टू द पावर माइनस 2। ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है लेकिन ये डायमेंशनल इक्वेशन है। और हम लोगों को पता है कि स्मॉल के मतलब कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, मतलब कांस्टेंट का डायमेंशन हो सकता है लेकिन इस कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू है एक, ठीक है। कांस्टेंट का डायमेंशन हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका डायमेंशन है, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू नहीं है, तो इसका हम लोग 1 मान लेते हैं। अब देखो कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड में m के पावर कितना है, टू दी पावर 1 है, राइट साइड में m का पावर कितना है, अगर लिखेंगे तो m टू दी पावर कितना होगा, देखते हैं। यहाँ पे a होगा और तो नहीं है, l के पावर क्या क्या होगा, एक तो होगा माइनस a प्लस b माइनस c और नॉट माइनस c प्लस c, और t के पावर क्या होगा, t के पावर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस a और यहाँ पे t के पावर माइनस c, और बाएं तरफ तो एम एल टी माइनस 2 है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे डायमेंशन को तो यहाँ पे 3 इक्वेशन हम लोग को मिल गया। तो वो 3 इक्वेशन क्या होगा वो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एम के पावर राइट साइड में a है, लेफ्ट साइड में 1 है, इसका मतलब a का वैल्यू आ गया 1। दूसरा जो है माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 1 लिखते हैं। तो ये का वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुका है, तो यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा, माइनस 1 प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। सो बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे माइनस है माइनस सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 इक्वेशन नंबर 3। ये का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पे डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली यहाँ के सी का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा सी का वैल्यू, माइनस 1 प्लस 2 1, तो सी का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू भी 1 निकल गया। बी का वैल्यू कहाँ निकले, यहाँ से मिल जाएगा। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 मतलब 1। तो अल्टीमेटली क्या निकला, तीनों का वैल्यू ही 1 1 1 करके निकला। तो फॉर्मूला हम लोग क्या पकड़े थे, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या निकला अल्टीमेटली, एफ इज इक्वल टू के ईटा टू दी पावर 1 आर टू दी पावर बी वी टू दी पावर सी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया स्टोक्स लॉ। हाँ, लेकिन डायमेंशन एनालिसिस का एक लिमिटेशन होता है कि हम लोग ये जो कांस्टेंट होता है स्मॉल के, इसका वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। जिसका डायमेंशन है नहीं उसका हम लोग डायमेंशन एनालिसिस से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसका लिमिटेशन है। लेकिन बाकी सब चीज़ हम लोग डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस से इसका डेरिवेशन हम लोग कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस थिंग। इसका वैल्यू 6 पाई होता है, वो एक्सपेरिमेंट से ही पता चलता है। तो अल्टीमेटली क्या आया, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर पी। दिस इज द force acting on a sphere moving with velocity v with a liquid whose coefficient of viscosity is eta। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी को समझने के लिए हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास एक लिक्विड है जिसके अंदर एक बॉल, स्मॉल आर रेडियस के एक स्मॉल बॉल जो कि इस लिक्विड के अंदर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, ग्रेविटी m मल्टीप्लाइड बाई g। दूसरा फोर्स है विस्कस फोर्स, क्योंकि ये वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है लिक्विड के अंदर। सो लिक्विड के अंदर अगर ये मूव करेगा तो इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगेगा। विस्कस फोर्स कितना होता है, अभी हम लोग देखे हैं 6 पाई ईटा आर वी, क्योंकि v वेलोसिटी में जा रहा है तो उसका विस्कस फोर्स इतना लगेगा। और एक फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है, वो है बॉइंट फोर्स। बॉइंसी की वजह से ये फोर्स लगता है। कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड में अगर हम लोग इमर्स कर दें तो उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर में एक बॉइंट फोर्स लगता है। और उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू तो पता है हम लोगों को। बॉइंट फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ बॉइंसी कितना होता है, v रो g।
व्हाट इज वी रो जी? वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, इसका वॉल्यूम कितना है, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी मतलब ग्रेविटी, ठीक है, वी रो जी। ये हो गया बॉइंट फोर्स, ये हो गया विस्कस फोर्स और यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो तीनों फोर्स में से अभी क्या हो रहा है, पहले तो क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि क्या होगा mg का वैल्यू इन दोनों का सम से ज़्यादा होगा और पहले क्या होगा नीचे की ओर उतर रहा है, एक्सेलरेशन के साथ उतरेगा। लेकिन जैसे जैसे एक्सेलरेटेड होगा इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीमेंट, तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। तो वेलोसिटी इंक्रीमेंट से इस दोनों फोर्स में कुछ बदलाव नहीं आएगा, मतलब पानी के अंदर इसके ऊपर बॉइंट फोर्स तो सेम रहेगा और इसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी सेम रहेगा, लेकिन ये फोर्स बदलने वाला है क्योंकि इसके अंदर v है। अगर v चेंज होता है तो विस्कस फोर्स भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ जाता है। तो पहले तो ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे उतरेगा, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इन दोनों फोर्स मिला के इसका बराबर हो जाएगा और फर्दर एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा। कॉम्प्लेक्स लग रहा है, हम लोग इसको सिंपल करते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, नीचे मान लेते हैं 30 और ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक 5 और एक वेरिएबल फोर्स, इसका कोई वैल्यू नहीं है। अभी हाल फिलहाल इसका 5 है। अभी इसमें कितना नेट फोर्स लग रहा है, ऊपर 10 नीचे 30, तो माइनस करने से क्या होगा 20 फोर्स इसके ऊपर लग रहा है नेट नीचे की ओर। तो ये एक्सेलरेशन के साथ नीचे उतरेगा और इसका वेलोसिटी क्या होगा, वेरिएबल्स, हर वक्त चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन वेलोसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये तो नहीं बढ़ेगा, ये भी नहीं बढ़ेगा, लेकिन ये वेरिएबल है, वेलोसिटी के साथ ये बढ़ता है। तो एक्सेलरेशन होने के बाद क्या होगा, इसका वेलोसिटी इंक्रीमेंट होगा और उसी हिसाब से ये भी फोर्स भी बढ़ जाएगा। 5, 6, 7 ऐसे करके बढ़ते 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 एक टाइम जब ये 25 हो जाएगा तो इसके ऊपर नेट फोर्स अब कितना हुआ, ऊपर 30 नीचे 30, मतलब ये न्यूट्रल हो गया, मतलब और फर्दर इसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं है। अगर किसी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ से पता चलता है कि वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो वो जितना वेलोसिटी गेन कर लेगा उस टाइम में उतना ही वेलोसिटी रहेगा, उसके बाद वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा है। और फर्दर क्या होगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा है तो ये भी चेंज नहीं होगा, मतलब वो बैलेंस हो जाएगा और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नीचे उतरेगा। वो जो वेलोसिटी होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। मतलब इनिशियली तो एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएगा, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी, और इंक्रीमेंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑफ विस्कस फोर्स। तो उसी हिसाब से ऊपर लगने वाला फोर्स बढ़ता जाएगा और एक टाइम दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा और न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाएगा। फर्दर इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी विल नॉट हैपन, सो इट विल मूव विथ constant velocity after particular time and that constant velocity is known as terminal velocity। उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकालने वाला है। हम लोग मान लेते हैं कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा आएगा, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी टर्म में vt हो गया, टर्मिनल हो गया, एट v इज इक्वल्स टू vc। जब वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा तब ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स बराबर हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F जो लग रहा है विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। विस्कस फोर्स कितना होता है 6 पाई ईटा RV, बॉइंट फोर्स V रो G और mg मतलब मास इंटू G, मास ऑफ द बॉल का अगर डेंसिटी मान लेते हैं, इसका डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी सिग्मा है, तो मास की जगह क्या लिखेंगे, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा, मास हो गया इंटू जी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 6 पाई ईटा RV टर्मिनल मस्ट बी इक्वल्स टू V सिग्मा माइनस रो इंटू जी। V के जगह हम लोग ये डाल सकते हैं 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब वॉल्यूम रो माइनस सिग्मा इंटू जी 6 पाई ईटा RVT। तो यहाँ से VT निकल जाएगा 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इंटू जी बाई ईटा। ये हो गया टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। मतलब कोई भी लिक्विड में अगर हम लोग ऐसे बॉल को छोड़ देंगे तो एक्सेलरेशन उसका होगा, वो बहुत ही स्पीड में जाएगा, स्पीड बढ़ता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि वो और स्पीड नहीं बढ़ेगा, वो जो गेन कर लिया वही इसे नीचे जाता रहेगा। तो वो जो वेलोसिटी होगा वो टर्मिनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। प्रॉब्लम के ऊपर देख लेते हैं। स्मॉल बॉल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज फॉलिंग इन ए लिक्विड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.15।
Okay, if the density of the material is 1.8 gram per semi cube and that of the liquid is 1.2 gram per semi cube, then find the terminal velocity of the wall. जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है वो पहले हम लोग टेबुलेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला में डालेंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन दिया है यहाँ पे कि जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ऐसा सिस्टम में हम लोग करने वाले हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 0.1 पॉइस दिया है, वो ठीक है, ऐसा सिस्टम में ही है पॉइस। और क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिग्मा दिया है कितना 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ करना पड़ेगा, मतलब 1800 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा सिस्टम है। और जो लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी दिया है कितना है 1.2 इंटू 10⁻³, मतलब हो जाएगा 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया इन्फॉर्मेशंस। अब क्या करना है, सभी को इस फॉर्मूला में डाल देना है 2/9 r² सिग्मा माइनस रो जी बाई ईटा। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9 r², मतलब कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, सिग्मा माइनस रो इसको करेंगे तो क्या होगा 600 एंड जी का वैल्यू 10 मान लेते हैं और नीचे आएगा ईटा 0.1 मतलब 10⁻⁻�1। तो यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा, 6 to 12 जीरो कितना है 1 2 3 ऊपर जाएगा 4 और 4 कैंसिल, तो 12 मीटर पर सेकेंड टर्मिनल वेलोसिटी इसका हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, ये जो बैलेंसिंग हो रहा है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि क्रिटिकल कंडीशन में दोनों बराबर हो जाता है, उस टाइम में जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। क्रिटिकल मतलब क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन रीच हो जाता है, जब नेट फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 हो जाता है, उस टाइम में जो वेलोसिटी होता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। ठीक है, और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होता है उसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, एक ग्रेविटी, एक बॉयंट फोर्स और एक विस्कस फोर्स, और तीनों में बैलेंसिंग चलता है। और तीनों में से जो विस्कस फोर्स है वही सिर्फ वेलोसिटी का फंक्शन है, वेलोसिटी के साथ वो चेंज होता है, बाकी सब नहीं चेंज होता है। तो वो वेलोसिटी के साथ चेंज होगा और एक टाइम कैसा आएगा, ऊपर में लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाला फोर्स इक्वल हो जाएगा, और उस कंडीशन को अगर लगा देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ इस कंडीशन को हम लोग को लगाना पड़ेगा सही तरीके से।